पाकिस्तान न्यूजीलैंड से सीरीज तो हार गया है, लेकिन आपने इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना कि अगर हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम होती तो शायद रिजल्ट डिफरेंट होते, क्योंकि हमारी फुल स्ट्रेंथ टी20 टीम भी लास्ट ईयर इसी न्यूजीलैंड से 4-1 टी20 की सीरीज हार के आई है। लेकिन इस सीरीज में तो अभी भी एक मैच बचा है, शायद हम 2-3 कर दें। लेकिन खैर, आज के मैच पे आते हैं। यार, बैटर्स को तो मार्जिन है उनके पास, मतलब वो हम उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि एक यंग टीम है, कि वो उनके फेलियर्स आएंगे तो उन फेलियर्स को बर्दाश्त करना है तो अच्छी टीम बनेगी। लेकिन मुझे लगता है हमारी बॉलिंग भी कहीं उस चक्कर में ना भूल गई है, एनवायरमेंट ऐसा बन गया, उनको भी लग रहा है हम भी उसी लर्निंग फेज में हैं। ये सारी एक्सपीरियंस्ड फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग है पाकिस्तान की, शाहीन, हारिस रऊफ, शादाब, अब्बास अफरीदी। मतलब यही, इसके अलावा कौन से बॉलर्स हैं जो हम छोड़ के गए हैं? नसीम शाह जो है वो भी टी20 परफॉर्मेंस की बेस पे टी20 टीम से बाहर हुए हैं। सो सबसे पहले आते हैं जनाब पावर प्ले के ऊपर, शाहीन शाह अफरीदी। पूरी सीरीज में शाहीन अफरीदी ने 4 मैचेस में 8 ओवर किए हैं पावर प्ले में, और पावर प्ले में बॉलिंग करना, न्यू बॉल से बॉल करना शाहीन अफरीदी की स्ट्रेंथ रही है हमेशा से, और उनकी स्ट्रेंथ पाकिस्तान की स्ट्रेंथ रही है कि शाहीन ऊपर से आउट करते हैं तो पाकिस्तान टीम का एक मोमेंटम बनता है, और पाकिस्तान टीम स्कोर डिफेंड भी करती है या अगली टीम को पहले बैटिंग करते हुए भी जल्दी रोक लेती है, क्योंकि ओपनर्स शाहीन अफरीदी ऊपर से आउट करते हैं। और कुछ ना कुछ तो चलो ठीक है, आप हर मैच में परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन 4 मैचेस में शाहीन अफरीदी ने 8 ओवर्स किए और सिर्फ एक विकेट लिया है। और शाहीन अफरीदी की ओवरऑल इस सीरीज में 66 की एवरेज रही है। मतलब शाहीन हमारे लीडिंग पेसर हैं, और टी20 के 4 ओवर्स, जैसे मैंने मेंशन किया कि इन 4 ओवर्स के अंदर तो लाइक फुल स्ट्रेंथ, वो फुल एक एनर्जी लगनी चाहिए, लाइक उसके अंदर तो ऐसे लगना चाहिए शाहीन तो इस सीरीज में अनप्लेएबल होने चाहिए थे, क्योंकि ये न्यूजीलैंड की भी उस तरह से टीम नहीं है कि जिसमें फुल स्ट्रेंथ हो, इनके भी उनके भी काफी यंग बैटर्स या बॉलर्स हैं। लेकिन शाहीन अफरीदी बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, और उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है जिस तरह शाहीन अफरीदी हमेशा से होते थे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि उनकी पेस उतनी नहीं गिरी, थोड़ा बहुत डिप है, लेकिन स्टिल चाहे पेस आपकी जो भी है, शाहीन अफरीदी न्यू बॉल से जो स्विंग करते थे उसी से वो विकेट्स लेते थे। लेकिन एक एक चीज जो इस सीरीज में डिफरेंस नजर आ रहा है ना, वो क्लियरली ये नजर आ रहा है कि न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं और जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं, टोटल डिफरेंट बॉलिंग कर रहे हैं। पिचेस सेम है, सेम पिच के ऊपर मैच होता है दोनों इनिंग्स में, लेकिन लाइन और लेंथ जिस तरह गुड एरियाज में न्यूजीलैंड के बॉलर्स हिट कर रहे हैं, उस तरह पाकिस्तान के बॉलर्स हिट नहीं कर रहे, स्पेशली न्यू बॉल के साथ। मतलब आप देख लें, पहला मैच भी देख लें जिसमें पाकिस्तान की टीम 91 पे ऑल आउट हुई, उसके अंदर न्यूजीलैंड की क्या बॉलिंग थी। ठीक है, वो पाकिस्तान मैच बॉलिंग से नहीं जीत सकता था, क्योंकि बैटिंग इतनी खराब हो गई थी, जैसे आज भी बैटिंग इतनी ज्यादा खराब हो गई है, लेकिन स्टिल हमारे बॉलर्स उस तरह हर मैच के अंदर 200 हम खा रहे हैं, पिच चाहे जैसी भी है हम 200 खा रहे हैं। उस मैच के अंदर जिसमें हम 91 पे ऑल आउट हुए, तो हमने 10 ओवर्स में 91 चेज भी तो करवा दिया ना। तो मतलब अगर 20 ओवर न्यूजीलैंड बैटिंग करता तो आराम से 200 बन रहा था। सो आज भी पाकिस्तान की बॉलिंग ने 220 खाया है। शाहीन के बाद अगर हम दूसरा भी देखें तो उसके बाद शादाब खान, ये शादाब खान की कमबैक सीरीज है, और शादाब खान की एवरेज 110। 4 मैचेस के अंदर शादाब खान ने ओवर्स जो किए हैं उनके अंदर उनकी 110 की एवरेज है, और उन्होंने सिर्फ एक विकेट हासिल की है। ये उनकी कमबैक सीरीज है। और अगेन शादाब खान की फर्स्ट प्रायोरिटी तो लाइक ठीक है, वो ऑलराउंडर है, लेकिन अगेन शादाब खान की जब बात आती है तो हम उन पे बॉलिंग में भी रिलाई करते हैं, और इतना तो नहीं है ना कि शादाब खान 110 की एवरेज से मार खाना शुरू हो जाए। और इसी पिचेस के ऊपर अबरार अहमद ने उनके साथ बॉलिंग किया है। अबरार अहमद ने 3 मैचेस में कोई 5 विकेट लिए हैं, और उसके साथ अब्बास अफरीदी ने भी बॉलिंग की है इस सीरीज के अंदर, जो कि फास्ट बॉलर हैं। अब्बास अफरीदी ने भी कम मैच 2 मैचेस खेले हैं, और उन्होंने भी 3 विकेट्स लिए हैं। सो जो हमारे सीनियर बॉलर हैं, लाइक जब आप सीनियर और जूनियर की इस तरह की टीम बनाते हैं जिसमें कुछ जूनियर्स नए प्लेयर सेट हो रहे होते हैं, तो सीनियर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अब वो अपना रोल और भी बेहतर तरीके से निभाएंगे, क्योंकि अब आपको जूनियर्स, आप टीम में कुछ ना कुछ रद्दोबदल कर रहे हैं, तो एक नई टीम बन रही है, एक ट्रांजिशन फेज चल रही है। लेकिन उसमें मुझे लगता है हमारे सीनियर्स जूनियर से भी आगे चले गए कि भाई हमें पहले लर्निंग कर्व हमारी पहले पूरी होने दो, फिर जूनियर्स की बारी आएगी। मतलब बॉलिंग को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। और न्यूजीलैंड की कंडीशंस है, यहाँ पे आप बैटर्स को मार्जिन देते हो कि कंडीशंस मुश्किल है, आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन बॉलर्स के लिए तो लाइक बहुत सूटेबल कंडीशंस है। अगेन मैं आऊंगा हारिस राउफ पे। मतलब जहां पे बॉलिंग कंडीशंस मिलती हैं, लड़का परफॉर्म करता है। हारिस राउफ ने जो मैचेस खेले हैं उसमें उन्होंने 8 विकेट्स लिए, और इस सीरीज के आई थिंक वो सेकंड लीडिंग विकेट टेकर हैं, उनकी 8 विकेट्स हैं। मतलब हारिस राउफ ने इन सूटेबल बॉलिंग कंडीशंस का इतना फायदा उठाया कि जस्ट 9 की एवरेज है हारिस राउफ की इस सीरीज में, जो कि इतनी हाई स्कोरिंग सीरीज हुई है जिसमें 200 रन दोनों टीमों की तरफ से लग चुके हैं, और उनकी इकॉनमी 6.90 की है। मतलब हारिस राउफ ने इस टी20 सीरीज के अंदर 6 की इकॉनमी के साथ, जहां पे 200 रन लगे हैं ऑन एवरेज, बॉलर्स को जो है वो 10 रन की इकॉनमी के साथ रन पड़े हैं, उसमें 9 की एवरेज के साथ और 6 की इकॉनमी के साथ हारिस राउफ ने बॉलिंग की है। लेकिन हारिस राउफ को डेफिनेटली क्रेडिट जाता है, जिस तरह से उन्होंने इस सीरीज का एक अगर सबसे बड़ा पॉजिटिव देखें तो ये है कि हारिस राउफ फॉर्म में वापस आए और उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया। और टी20 के हमेशा से ही वो एक लीथल बॉलर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसा है कि न्यूजीलैंड के बैटर्स भी ऐसे हैं कि टिम सेफर्ट यार आते मारना स्टार्ट कर देता है। मतलब आज अगेन उसने 44 रन किए, और जब टिम सेफर्ट आउट हुआ है, मजे की बात यह है कि तब तक कोई फिन एलन के 4 से 5 रन थे,
और जब टिम सेफर्ट आउट हुआ, थोड़ी सी देर गुजरी है ऐसे, तो उसके बाद जो है वो फिन एलन का एकदम 50 होगी 19 बॉल्स पे। मतलब ये एक बंदा आता है, वो इतना मारता है और वो जाता है, तो तब तक दूसरा बस नॉन स्ट्राइकिंग एंड से देख रहा होता है, और टिम सेफर्ट जाता है उसके बाद एकदम जो है फिन एलन का बटन ऑन हो जाता है और वो मारना स्टार्ट कर देता है, और 19 बॉलों पे अगेन उसने 50 की है। न्यूजीलैंड का 134 रन से पहले 10 ओवर्स के अंदर। लाइक न्यूजीलैंड की ये बैटिंग जो है मुझे लगता है आई थिंक दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है इस टाइम, जो लाइक उनका ऊपर से देखें टिम सेफर्ट, फिन एलन, उसके बाद डेरिल मिचेल आते हैं। ऑल्दो डेरिल मिचेल की काफी स्ट्रगलिंग नॉक थी, लेकिन मिडल ओवर्स के अंदर आते हैं पाकिस्तान की तरफ से अबरार ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। उनको स्टार्ट में थोड़े रन लगे थे क्योंकि उन्होंने पावर प्ले में भी ओवर किया, लेकिन उसके बाद अबरार ने 2 ओवर्स ऐसे किए जिनमें सिर्फ 6 रन आए हैं और उन्होंने 2 विकेट्स भी लिए। और उसके बाद हारिस रऊफ अगेन थ्रू आउट द इनिंग्स उन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन बैटिंग एक दफा आज फिर कोलैप्स की है। और इस बैटिंग लाइनअप से काफी ज्यादा लोगों की उम्मीदें तो जुड़ी हैं, लेकिन उसके साथ साथ आजकल मुझे लगता है फैंस में भी थोड़ा पेशेंस आ रहा है। लाइक मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं अपनी टीम को कि यार खैर है, इट्स ओके, फेलियर्स आएंगे इन लड़कों के, लेकिन हमें इनको बैक करना है, क्योंकि अब देखें सामने वाली टीम को देखें वो किस तरह क्रिकेट खेल रही है। अब हम ये नहीं एक्सक्यूजेस ले सकते कि यार हमारे पास वो एबिलिटी नहीं है हिटिंग की, हमारे पास लाइक उस तरह की गेम नहीं है, हमारा वो स्किल सेट नहीं है, तो हम उसी तरह की टी20 क्रिकेट खेल के जीतना चाहेंगे 160-70। आजकल आप उस तरह से बॉलिंग पे इनहसार करके जीत नहीं सकते। ऑल दो आप कुछ आपके तुक्के लग सकते हैं, क्योंकि देख लें हमारे साथ पिछले 2 साल से जो हो रहा है, हम किसी फुल स्ट्रेंथ टीम से उस तरह का मैच नहीं जीते। एक जो लास्ट गेम हम जीते हैं 207 रन से, इन लड़कों ने जो जितवाई है, वो एक अच्छी विन रही है पिछले 2 से 3 सालों में पाकिस्तान के लिए टी20 क्रिकेट के अंदर। लेकिन उसके अलावा आप देखें, अब मतलब लाइक हम यूएसए गए, वहां पे 120 बॉल्स पे 120 रन नहीं हमसे बने थे इंडिया के अगेंस्ट। तो ये जो माइंडसेट है ना टी20 क्रिकेट का, आप न्यूजीलैंड को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इंडिया को, तो ये बदलना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी है पाकिस्तान ने ये यंगस्टर सेलेक्ट किए और इनको बैक भी कर रहा है। आज अगेन पाकिस्तान ने सेम बैटिंग लाइनअप खिलाई है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। 4 मैचेस के अंदर पाकिस्तान ने एक सेम बैटिंग लाइनअप खिलाई है। दैट मींस के बैटर्स को कॉन्फिडेंस आया कि यार हमारे फेलियर्स को भी बैक किया जा रहा है। अगर हम एक आध मैच में डक कर देते हैं, जल्दी आउट हो जाते हैं, या हम रिस्की शॉट्स खेलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारी 2-3 इनिंग्स बुरी गई है तो उसके बाद हम ड्रॉप ही हो जाएंगे। लेकिन आई थिंक सो इस चीज के साथ कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जैसे अब बांग्लादेश सीरीज आ रही है तो अब पीएसएल उसके बीच में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीएसएल में कुछ नए परफॉर्मर्स आते हैं तो एकदम ये टीम पूरी चेंज हो जाए, और हमें उसके बाद हसन नवाज और मोहम्मद हारिस कहीं पे नजर ही ना आए, और अब्दुल समद भी कहीं नजर ही ना आए, और एकदम बैटिंग लाइनअप और बैटिंग ऑर्डर्स चेंज हो जाए। सो होपफुली पाकिस्तान इन लड़कों को कंटिन्यूसली जो है वो बैक करता रहेगा, और ये इवन बैटिंग ऑर्डर्स भी जो है इनको भी बैक करता रहेगा, ताकि एक क्लैरिटी ऑफ रोल हर प्लेयर के पास रहना चाहिए। और होपफुली हम जो है ये टी20 वर्ल्ड कप के लिए एक टीम बना लेंगे। लेकिन अभी 5वां टी20 बाकी है, तो होपफुली पाकिस्तान की ये टीम जो है 5वें टी20 में अच्छी परफॉर्मेंस देगी, क्योंकि ये बैटर्स के फेलियर्स आने, जब आप इतनी हाई रिस्क गेम खेलते हैं तो ये होता है। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है बैटर्स को पेशेंस रखने की भी जरूरत है। सम टाइम अगर आपके 2 से 3 आउट हो गए, तो अब आपको थोड़ी सी एक पार्ट, चाहे ये टी20 गेम है, हम बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं स्ट्राइक रेट्स की और तेज खेलने की, लेकिन स्टिल ये टी20 गेम भी है, तो आपको बीच में अब जब 10 पे 3 हो गए, तो आपको एक पार्टनरशिप लगानी पड़ेगी। आपको एक लाइक आप बिल्कुल भी उस तरह से आंखें बंद करके नहीं खेल सकते। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।